हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है प्लस टू का बोर्ड के एग्जाम्स प्लस टू के चल रहे हैं एंड क्लास 12th में केमिस्ट्री के रिगार्डिंग जितने भी चैप्टर्स हैं टर्म 1 के उनकी सब की हम फटाफट से क्विक रिवीजन भी करवाएंगे और एमसीक्यूज भी करवाएंगे। तो मैं शुरुआत करने जा रही हूँ आज सबसे पहले ऑर्गेनिक से, क्योंकि ऑर्गेनिक से बच्चों को बहुत डर लगता है ना। मुझे लगा क्यों ना फटाफट से क्विकली रिवाइज कराया जाए। राइट, क्विकली मतलब बहुत क्विकली। उससे क्या होगा कि आपको फटाफट से क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया इस लास्ट के वीक में, अगर कोई चैप्टर फटाफट से रिवाइज करवा दे एंड एमसीक्यूज करवा दे तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। ठीक है, सो मैं आपकी टीचर लॉरिका मैम लेके आई हूँ जितने भी आपके 6 चैप्टर्स हैं टोटल, उनकी सब की क्विक रिवीजन। 2 की क्विक रिवीजन ऑलरेडी आपको चैनल पे नजर आ रही होगी, आप प्लेलिस्ट जब चेक करेंगे। सॉल्यूशंस एंड सॉलिड स्टेट दोनों की आपको क्विक रिवीजन मिल गई होगी, उन दोनों के एमसीक्यूज भी हम कर लेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हम ऑर्गेनिक रिवाइज शुरू करते हैं। आज है हमारा सबसे पहला जो चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, यानी एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन के नाम पे अगर हम आपसे कहें तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए क्या है। हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स आप कहते हैं इनको। ठीक है, सिंपल RCl। ठीक है, RX इनफैक्ट कहना चाहिए मुझे, RX। ठीक है, RX यानी कि ये X आपका कोई भी हैलोजन हो सकता है, FClBrI। ठीक है, आपको हर ऑर्गेनिक में जितने भी चैप्टर्स हैं बेटा उसमें आपको इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर वगैरह पता होना चाहिए। अच्छा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की वो किससे बनते हैं और उनकी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनके रिगार्डिंग या कोई ट्रेंड है कि आइसोमर्स में कैसा ट्रेंड फॉलो होगा, ये सब चीजें हैं। और नेम रिएक्शन। ठीक है, तो मैं आपको असर्शन रीजन या जिस भी तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई पैटर्न, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, वो सब कवर अप करवाऊंगी इन एमसीक्यूज में। तो आप ये जो मैं क्विक रिवीजन करवा रही हूँ उसको भी अच्छे से पढ़ना एंड जब हम एमसीक्यूज करेंगे उसको भी अच्छे से पढ़ना। ठीक है, हर चैप्टर के हम 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। फाइन, चलिए। सो आपका इनको हम नॉर्मली हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। फाइन, एल्केन से ड्राइव हो रहे हैं, आप देख सकते हो। एल्केन्स क्या होता है, RH, H को हटा के हमने X कर लिया। ये मेनली कैसे यूज होते हैं, फ्लेम रिटार्डेंट्स, फ्लेम को बंद करने के लिए। ठीक है, कम करने के, बंद करने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होते हैं। रेफ्रिजरेंट आपको पता है ना, जब आप एनवायरमेंट की बात करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो क्या है, हैलोजेंस ही है उसमें, साथ में एल्काइल हैलाइड्स ही हैं वो। तो ये सारे आपके एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स के अंडर कवर अप होते हैं। अब उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द टाइप ऑफ कार्बन एटम जिससे कि हैलोजन अटैच हुआ है। कौन सी है वो 3 कैटेगरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्राइमरी कार्बन जो कि फर्दर किसी एक ही कार्बन से, इस आर का मतलब क्या है कि कोई एल्काइल ग्रुप अटैच है। आर का मतलब क्या है, कोई एल्काइल ग्रुप है अटैच। तो आर आपका बेटा यानी एक कार्बन। जब ये वाला कार्बन जिसपे कि हैलोजन लगा है, वो कार्बन जिसपे कि हैलोजन लगा है फर्दर एक ही कार्बन से अटैच हो तो प्राइमरी, वो 2 कार्बन से अटैच हो, ठीक है, तो आपका सेकेंडरी, 3 से अटैच हो गया तो टर्शरी। बहुत सिंपल है, एक्स मतलब हैलोजन। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब है रिएक्शंस इनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो चैप्टर में आपके जितनी भी रिएक्शंस हैं उसमें अलग अलग टाइप की रिएक्शंस आएंगी, है ना। तो एक बार मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देना चाह रही हूँ कि कितनी तरह की आपकी रिएक्शंस होती हैं। एडिशन में आपका डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपका जो भी चीज आप ऐड करवाएंगे, सपोज करो एक्स वाई, एक्स वाई मतलब आपका सपोज करो HBr है। ठीक है, HBr है, एक साइड H लग जाएगा, एक साइड Br लग जाएगा। फाइन, ये मैं आपको जस्ट अभी आप ये कह सकते हो कि इन जनरल करवा रही हूँ, जैसे जैसे रिएक्शंस आती जाएंगी आपको पता लगता जाएगा। वैसे भी बेटा जब आप रिएक्शन करते हो जनरल सीखा करो, क्यों, क्योंकि आपका एल्काइल पार्ट, एराइल पार्ट, यही सब चीजें चेंज होती है। तो अगर आपको जनरल आएगा तो आप बाकी चीजें वहां पे आपको एल्काइल पार्ट हमेशा चेंज करके ही आता है। सपोज करो आपने बुक में खाली मिथाइल पढ़ा है, वहां पे हो सकता है इथाइल आ गया, आइसोप्रोपाइल आ गया। तो आपको आर इन जनरल अगर पता होगा कि कैसे रिएक्ट करेगा तो आप बाकी सब भी करवाओगे। ठीक है, एडिशन रिएक्शन के बाद अगली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है रिप्लेसमेंट होती है एक एटम की। जैसे सपोज करो Z है, Z की जगह क्या आ जाएगा, Y। ये आपका सिंपली क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी आएगी, एल्काइल हैलाइड्स के केस में आएगी। फाइन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब एलिमिनेट हो रहा है कोई आपका कंपाउंड जो आप जिसको आप रिएक्ट करवा रहे हो, उसमें से कोई आपका छोटा सा कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम यानी कि कोई छोटा मॉलिक्यूल आपका उसमें से रिमूव हो रहा है। ठीक है, कहां से, अनसेचुरेटेड कंपाउंड से। अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड का मतलब क्या है, ठीक है, अनसेचुरेशन और सेचुरेशन ये पता होना चाहिए आपको। ठीक, टू फॉर्म एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड, वो सेचुरेटेड नहीं है, उसमें अभी और हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक्स वाई अगर आपका एलिमिनेट हो जाए तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे ना एक एक करके, उससे डबल बॉन्ड आपका बन जाएगा। किसी ना किसी रिएजेंट की फॉर्म में ये रिएक्ट करेगा, रिएजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। फाइन,
तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, कोई आपका छोटा मॉलिक्यूल सपोज करो रिमूव हुआ तो उसकी जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। गॉट इट? चलिए अब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि आपके हैलोजन के केस में होती है और बहुत सिंपल है। क्या है, ये X लगा था ना आपका, ठीक है X। अब वैसे भी अगर आप बॉन्ड की बात करें RX, तो ये पोलर है ना, हैलोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो X के ऊपर अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है, तो ये सपोज करो ये बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये पॉजिटिव वाला इसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये पॉजिटिव है यानी न्यूक्लियस सपोज करो पॉजिटिव है, इसको आपका इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लविंग किसी पॉजिटिव वाली चार्ज पे जगह जाके अटैक कर सकता है एंड यहां से X आपका रिमूव हो जाएगा। तो सिंपली हेलोजन एटम जो आपका, जो कि यहाँ पे लीविंग ग्रुप की तरह, इसको हम लीविंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लीव कर रहा है रिएक्शन में, लीविंग ग्रुप की तरह जो काम कर रहा है, रिप्लेस हो रहा है बाय एनी न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहाँ पे हो रही है, sp3 कार्बन। जो आपको एमसीक्यूज आएंगे ना बेटा, उसमें बड़ा सिंपल सिंपल सी चीज पूछी होती है, कभी कभार ऐसा रिएक्शन दे दी और ये कह दिया जाएगा कार्बन किस तरह का है, ठीक है, कार्बन उसमें sp3 टाइप है, sp2 टाइप है, कैसा है, तो वो आपको बड़े ध्यान से देखना होगा, ठीक है। अब इसमें फर्दर इनकी क्या है, दो मैकेनिज्म्स हैं इसके, SN1 और SN2। SN2, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब बायोमोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें, ये आपका जो अटैक कर रहा है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये मैंने एक कंपाउंड लिया जिसमें ये कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है, मतलब इसमें आपके ये चारों जो ग्रुप्स अटैच हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आपका अटैक ये करेगा, बीच में आपकी इसमें SN2 मैकेनिज्म में बेटा बैक से अटैक होता है, ठीक है, बैक से अटैक होता है एंड उसमें अगर आप ध्यान दें तो हमेशा ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है कि साइमल्टेनियसली बॉन्ड बन भी रहा होगा और बॉन्ड ब्रेक भी रहा, नया बॉन्ड बन रहा होगा, पुराना बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ना, Br और OH दोनों आपके डॉटेड स्टेट में दिखाए गए हैं, डैश डैश वाले में, मतलब एक साइड बॉन्ड बन रहा है, एक साइड बॉन्ड टूट रहा है। और अब आपका जो नया मॉलिक्यूल बनेगा या कंपाउंड बनेगा उसमें OH अटैच हो गया, Br नेगेटिव आपका हट गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप। अभी अभी मैंने कहा था ना, रिप्लेसमेंट जो होती है किसी हैलोजन की, तो वो क्या है, वो लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, फाइन। और ये अगर आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई ना, ये और ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि 180 डिग्री रोटेट कर गए हैं, कर गए ना। यहाँ पे आपका OH इस साइड अटैच है, सपोज करो CH3 इधर था, देख सकते हो ना आप ये, तो ये आपका 180 डिग्री रोटेट कर गया है, फाइन। सो ये आपका पहला वाला SN2 मैकेनिज्म हो गया जिसमें सिंगल स्टेप रिएक्शन है, हाँ जी, एक स्टेप में हो रही है। रेट अगर आप इसका देख सकते हैं, ठीक है, रेट आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, उसके बाद है आपका कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फाइन। और क्या चीज है, रीअरेंजमेंट इसमें कहीं आपको नजर नहीं आएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन जो मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री से रोटेट कर जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसमें आपको हमेशा याद रखना है बेटा, जैसे सपोज करो आप देखो जरा, बैक से अटैक करवा रहे हो आप, है ना, ये ऑलरेडी इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, अगर अटैक करने वाला भी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा तो अटैक नहीं हो पाएगा, तो जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा वो उतना आसानी से SN2 मैकेनिज्म से अटैक करेगा या रिएक्शन करवाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, सबसे छोटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, गॉट इट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो इसके बेसिस पे मिथाइल वाला आया है, उसके बाद आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, मतलब जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतना अटैक करवाना आसान हो जाएगा फ्रॉम बैक साइड। क्यों, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म है, जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप या बड़ा ग्रुप होता जाएगा वो अटैक SN2 मैकेनिज्म से नहीं, वो SN1 से करवाएगा। इस पे क्वेश्चन बेटा आएगा ही आएगा SN2 और SN1 मैकेनिज्म पे, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आ गया या कोई आपको मॉलिक्यूल दे दिया, पूछ लिया जाएगा, कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, कुछ भी पूछ लिया जाएगा कि किससे प्रेफर करेगा रिएक्शन, है ना। तो इस तरह की चीज आपको जरूर पूछी जाएगी। यहाँ रीजन भी दे रखा है, दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस होता है ना बैक साइड से, इस वजह से आपका ये ऐसे रिएक्ट नहीं करता, एंड फेवर्ड बाय एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, एप्रोटिक मतलब जिसमें प्रोटॉन नहीं होगा। चलो ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गया, रेट हो गया आपका, इन्वर्जन वाला पॉइंट हो गया, एंड ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये 4 पॉइंट जरूर याद रखना। फिर है आपका SN1 मैकेनिज्म। SN1 में आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, सिंगल मॉलिक्यूल है, इसमें अलग अलग स्टेप्स हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। पहले स्टेप आपका कैसा है, स्लो स्टेप है, इसमें क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन बनेगा, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, ये जो आपका है ये आपका लीव कर जाएगा, क्यों, हमें पता है ना कि आपका हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है,
ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अगर आप देख सकते हो फिशन हो जाएगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ चला गया और ये आपका कार्बोकैटायन क्रिएट हो गया। दूसरे स्टेप में वो जो जहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसी पॉजिटिव वाले चार्ज पे अटैक करेगा आपका कोई न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव, न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग, तो इसलिए OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। आपने किया था ना SN1 मैकेनिज्म अभी अभी, ये वही है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये रिएक्शन फास्ट है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है OH आपका अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये गलत बना हुआ है यहाँ पे, Br नहीं OH आएगा, ठीक है। OH आपका अटैक कर जाएगा एंड दैट्स इट। अब यहाँ दो प्रोडक्ट्स बने हैं, अगर आप देख सकते होंगे, है ना, दो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। तो ये आपका SN1 मैकेनिज्म में दो स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्लो स्टेप आपका होता है कि कार्बोकैटायन बनता है, उसके बाद सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? टू स्टेप रिएक्शन, पहले स्टेप में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकैटायन। इस पे ही सिंपल से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है जी। ये है आपका पिछले वाले में देखो यहाँ पे आपका क्या था, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब कि दो आपके जो सबस्ट्रेट हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये इसके बीच में आपको सपोज करो जो भी लिखा है, अगर ये दो आपका, ये केमिकल काइनेटिक्स का बेटा पार्ट है, केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने पढ़ रखा होगा तो कभी अगर सुन रखा हो थोड़ा बहुत भी, तो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर रेट आपका दो पे डिपेंड कर रहा है मतलब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यहाँ पे क्या है, सिंगल पे डिपेंड कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये जब आप डिफरेंस पढ़ते हैं ना तो भी आता है। यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, वहां पे कार्बोकैटायन नहीं बनता था SN2 में, ठीक है। यहाँ रीअरेंजमेंट होती है, SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होती थी, ठीक है ना। टू स्टेप रिएक्शन है, वहां पे सिंगल स्टेप रिएक्शन था, वहां सेकेंड ऑर्डर, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर भी, यहाँ पे बेटा जब आप रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या है, ये अगर आप देखो यहाँ पे मैं एक मिरर अगर रख दूं तो ये दोनों एक दूसरे को देख, अगर दोनों कंपाउंड्स को देख को आपको क्या लगेगा कि ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस, है ना। मिरर इमेजेस अगर आप बिल्कुल हूबहू देखें तो मिरर इमेजेस हैं, तो मतलब आपका ये दो जो आपके ये मिरर इमेजेस हैं, ये क्या है, इनैंशियोमर्स हैं, ठीक है, इनैंशियोमर्स। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री आपने कभी पढ़ रखी हो, ठीक है, या स्टीरियोकेमिस्ट्री हम कभी फुर्सत में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें आपके इनैंशियोमर्स का मतलब क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। मैंने एक डीएनए की जो हमारा नोबेल प्राइज वाली वीडियो थी ना, उसमें मैंने कैरलिटी को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सपोज करो ये मेरा हाथ है, मैं हाथ की बात करती हूँ, हाथ के ऊपर हाथ जब आप रखते हो थंब रह जाता है ना, मतलब ये एक तरह से सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं रहा है, लेकिन ये हाथ आपके आपस में क्या है, मिरर इमेजेस हैं। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं कि ये है इनैंशियोमर्स, ठीक है। तो इनको हम इनैंशियोमर्स कहते हैं। तो जब इन दोनों का, दोनों इनैंशियोमर का D और L दो तरह के आपका होता है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, दोनों इनैंशियोमर्स का जब मिक्सचर बनता है उसे हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा गया रेसमिक मिक्सचर भी मिलता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, वहां पे सबसे छोटा आपका जो सबसे इजीली प्रेफर करेगा मिथाइल वाला था, उसके बाद प्राइमरी, यहाँ सबसे ज्यादा कौन है, टर्शरी। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है। कार्बोकैटायन आपको पता है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी वाला। क्यों होता है? क्योंकि तीन मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तीन अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, वो अगर इलेक्ट्रॉन, ये देखो यहां से देखो, ये कार्बोकैटायन है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, तो इसकी वजह से टर्शरी कार्बोकैटायन आपका ज्यादा स्टेबल होता है। गॉट इट? तो ये आपके की पॉइंट्स हो गए SN1 और SN2 के। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो अगली तरह की रिएक्शंस आती है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, ये भी हमने करी थी ना एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी आपकी हैलोजन के केस में होती है, जैसे कि HBr वाली, ठीक है। ये H साइड वाले से H, मतलब अगर आपका सपोज करो H और इस तरह से कोई भी हैलोजन साथ साथ वाले कार्बन पे लगा हो, तो ये दोनों साथ में एलिमिनेट हो जाएंगे किसी बेस की प्रेजेंस में, जैसे सपोज करो NaOH KOH है ना, कोई भी हो सकता है, और वहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन सेंटर में दे जाएंगे। ये आपकी हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, बिल्कुल साथ वाले कार्बन से, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन या सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा बीटा आपकी पोजीशन है बेटा, इस वजह से अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहा गया, ठीक है। तो आपको बेसिक बेसिक सी सारी चीजें पता होनी चाहिए। MCQs में एक फायदा ये होता है कि आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको वहां से आंसर पता लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल पता नहीं होगा तो आप गेस वर्क वहां नहीं कर सकते, राइट। थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है। चलिए, एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर E2 मैकेनिज्म, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इसका यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। ये मैंने PPT एक्चुअली पूरी बना ली थी, बट यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है E2 मैकेनिज्म के लिए, तो आप इसको रहने भी देंगे तो चलेगा।
ठीक है, फिर भी कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, फाइन। चलिए, उसके बाद है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, ये भी वैसे ही सेम है, उसी तरह की रिएक्शंस हैं। इन दोनों को आप बेटा स्किप कर सकते हो, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर और एलिमिनेशन बायोमॉलिक्यूलर। E1 एंड E2 मैकेनिज्म आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको करवाना चाह रही हूँ, राइट, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको करवाना चाह रही हूँ, सो दैट आपका कोई फालतू का नुकसान ना हो, एक्स्ट्रा ना आपको पढ़ना पड़े, ठीक है जी। चलो, अब करते हैं हम एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर वाया कंजुगेट बेस E1CB, ठीक, ये भी आपके एलिमिनेशन का ही टाइप है। मैंने एक्चुअली आपसे कहा था ना कि हम यहाँ पे अलग अलग तरह की रिएक्शंस करवा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कितनी तरह की रिएक्शंस होती हैं, इसलिए मैंने सारी तरह की रिएक्शंस बताई हैं। तो अगर किसी बच्चे को इन जनरल भी पढ़ना हो, वो पढ़ सके, इस वजह से मैंने पीपीटी उसके अकॉर्डिंग क्रिएट की थी, राइट। बट हेलो एल्केन्स के लिए आपको जरूरत नहीं है। E1, E2 और E1CB, ये तीनों मैकेनिज्म आप स्किप कर सकते हैं फॉर ओनली हेलो एल्केन्स। एक्चुअली ये पीपीटी उन बच्चों के लिए भी है ना जो फर्दर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनको भी अगर क्विकली रिवाइज करना हो चैप्टर, इस वजह से मैंने पीपीटी तो पूरी बनाई है, गॉट इट। चलिए, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन भी होगी और एलिमिनेशन भी। एनी स्पीशीज दैट कैन एक्ट एज अ बेस, जो बेस की तरह एक्ट कर सके, और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह एक्ट कर सके, वहां पे ये केस आपका होगा। कैसे? सपोज करो, ये इन जनरल आप अभी जब रिएक्शंस करोगे ना वहां पे आएगा, अगर कोई भी स्पीशीज जो बेस की तरह भी एक्ट करे और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी, ये हो जाएगा ना, दोनों की तरह काम करता है OH नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल भी है, न्यूक्लियस लविंग, बिल्कुल, और बेस की तरह भी काम करता है, तो ये आपका इसके केस में आपका सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन दोनों होगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमको सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर को कंपेयर करना पड़ेगा, उसी को हमने पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा, जो कंपैरिजन या ट्रेंड्स हैं इनमें क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी कभी भी आपकी जब भी होगी, इट विल बी पैरेलल इफ द कंपेयरिंग न्यूक्लियोफाइल हैव सेम अटैकिंग एटम। देखो, अटैकिंग एटम मतलब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अटैक कर रहा है ना सब में, तो उस केस में आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी हमेशा सेम होगी, अगर आप जिन दो को कंपेयर कर रहे हो उनका अटैकिंग एटम सेम है, गॉट इट। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स आपके ज्यादा स्ट्रांग होते हैं देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल आपके किसी भी तरह के हो सकते हैं ना, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, न्यूक्लियस लविंग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या नेगेटिव चार्ज होगा वही ना न्यूक्लियस को चाहेगा। सो OH नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए न्यूक्लियस चाह रहा है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो इस तरह के केसेस में नेगेटिवली चार्ज वाला आपका ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे यहाँ पे ये ज्यादा होगा, गॉट इट। इलेक्ट्रॉन्स ऑन लार्जर एटम्स आर लेस टाइटली बाउंड, ऑब्वियसली हमें पता है कि जो बड़े एटम्स पे अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो ज्यादा अच्छे से उससे बॉन्ड उनका नहीं बना होगा, वो आसानी से पोलराइज हो सकते हैं, आसानी से अवेलेबल रहेंगे, सो दैट कि एक बेटर न्यूक्लियोफाइल बन सके। मोर रेडली अवेलेबल टू कार्बन, किसी भी बड़े एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके साथ ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं होगा, उस मॉलिक्यूल को आप आसानी से पोलराइज करा सकते हो, है ना, पोल्स उसमें क्रिएट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा इंड्यूस करके कि आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो जाए, फाइन। तो उसके केस में बेटर न्यूक्लियोफाइल तो वो बन जाएगा, बट दे विल बी वीकर बेस, क्यों, क्योंकि उनका बॉन्ड जो है वो वीक हो गया, दे विल बी वीकर बेस एज देयर बॉन्ड विद स्मॉलर हाइड्रोजन एटम विल बी वीकर, ठीक है। और अगर वो वीकर बेस है तो उनके कंजुगेट एसिड्स जो हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। कंजुगेट एसिड बेस का बेटा एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एसिड वाला जो आपका चैप्टर है एसिड बेस कॉन्सेप्ट का, उसमें आपका आता है कंजुगेट एसिड एंड बेस, ठीक है, पेयर होता है आपका। अगर किसी का कंजुगेट एसिड स्ट्रांग है तो उसका बेस वीक होगा, अगर कंजुगेट बेस स्ट्रांग है तो एसिड वीक होगा। तो यहाँ पे भी उसी का कंपैरिजन में कहा गया है विल बी मोर रिएक्टिव। और अगर अटैकिंग एटम सेम साइज का है, ठीक है, सेम साइज का, उसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अटैकिंग एटम आपका जो भी है वो सेम साइज का है, अभी हमने क्या कहा था कि बिल्कुल ही सेम है, तो उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी सेम थी। अब यहाँ पे साइज की बात हो रही है कि जो एटम अटैक कर रहा है अगर वो सेम साइज का है, स्ट्रॉन्गर बेसिस जो भी होंगे, जो स्ट्रॉन्गर बेस होंगे वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है। इन अ पीरियड बेसिसिटी ऑफ एनायंस डिक्रीजेस, अलोंग द पीरियड कैसे चेंज होता है वो भी बताया गया है। चलो देख लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, इस पे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है ना, ये क्वेश्चन तो आपको चलो उसमें भी आ जाता है, पी ब्लॉक के केस में भी। एसिडिक स्ट्रेंथ में ये आप सेम पीरियड की बात कर रहे हैं ना, एनायंस आपका सेम, जो भी हमने कहा ना, इन अ पीरियड बेसिसिटी ऑफ एनायंस डिक्रीजेस, ठीक है, एनायंस की बेसिसिटी डिक्रीज होती जा रही है।
एसिडिक स्ट्रेंथ आपने देखा क्या है, हमें पता है HF सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना, इसमें से आप इधर से इधर जाते जाएंगे, एसिडिटी कम होती जा रही है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, CH4 का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, उसमें से अगर एक H आप हटा देंगे तो वो उसका कॉन्जुगेट बेस है। इनमें सब में मैंने एक एक H हटा दिया है, CH4 का CH3 नेगेटिव बना दिया, NH3 का NH2 नेगेटिव, इधर OH नेगेटिव, F नेगेटिव, तो ये क्या है, उसके कॉन्जुगेट बेस है। और इसका ट्रेंड इसके बिल्कुल अपोजिट है। तभी ना उसने कहा, देखो उसने पहले अभी हमने क्या कहा था, इन अ पीरियड बेसिसिटी ऑफ एनायंस डिक्रीजेस, बेसिसिटी एनायंस की डिक्रीज करती जा रही है, सबसे ज्यादा मिथाइल वाले की थी, है ना, मिथाइल कार्बोनाइन की, उसके बाद धीरे धीरे घटती जा रही है। उसके बाद क्या पॉइंट था, इफ द एटॉमिक अटैकिंग एटम सॉरी आर डिफरेंट इन साइज द न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट्स। जो भी एटम अटैक कर रहा है बेटा, अगर उनका साइज अलग अलग है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे, ठीक है। सॉल्वेंट में कैसे डिपेंड करेगी कि आपका गैसियस फेज है या कैसा सॉल्वेंट है ना, उस पे गैसियस फेज में आपका सॉरी सॉल्वेंट भी डिपेंड करेगा, मतलब आपने किस तरह का सॉल्वेंट ले रखा है। लेकिन अगर एक्वस फेज या आपका सॉल्वेंट फेज वाला नहीं लिया है, सीधे आपने गैसियस फेज को कंसीडर किया है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ऑलमोस्ट बराबर आएंगे, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट है थोड़ा, लेकिन आपको सिर्फ इसमें ट्रेंड पढ़ने हैं, है ना। जब हम आप MCQs करोगे ना तो थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से आपका ये प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी प्रॉब्लम शायद आपको इस वजह से भी लग रही होगी, जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनको तो टफ लग रहा होगा, ठीक है, मैं सही बता रही हूँ। बट एग्जाम में आपको क्वेश्चन मुश्किल नहीं आएंगे, आसान ही आएंगे। अच्छा, अब बात आती है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अगर एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी उतनी ही कम होगी, वो अटैक उतना नहीं करना प्रेफर करेगा, है ना। जैसे कि देखो ये है, ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस इसमें हो जाता है, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा ना, ये देखो रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा मतलब ये स्टेबल है, राइट, स्टेबल है, वीकर न्यूक्लियोफाइल है। तभी मैंने कहा ना, आपका जो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो कम न्यूक्लियो मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा, अटैक नहीं करना चाहेगा ज्यादा, ठीक है ना। स्टेरिक फैक्टर लिमिट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये तो हमें पता ही है, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा, स्टेरिक फैक्टर होगा, उतनी आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है अटैक करना वो कम प्रेफर करेगा। बेसिसिटी का ट्रेंड आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ट्रेंड बिल्कुल अपोजिट है इसके केस में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ट्रेंड कैसे होगा, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। फिर अगला आपका पॉइंट आता है कि एक कोई अगर स्ट्रॉन्ग बेस है उसको आप गुड लिविंग एजेंट बना सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेस कैन बी मेड अ गुड लिविंग एजेंट। ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप लाइक OH आयन, ये स्ट्रॉन्ग बेस था ना, मैंने आपसे कहा था ना, बेस की तरह भी काम करेगा और कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी, ठीक है। लाइक OH आयन कैन बी मेड अ वीक बेस इन एसिडिक मीडियम बाय प्रोटोनेशन। जाहिर सी बात है, इसको आप वीक बेस भी बना सकते हो और बेटर लिविंग एजेंट बना सकते हो, ठीक है। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो जो लिविंग एजेंट है वो वीक होगा, लेकिन अगर वीक बेस होगा तो लिविंग एजेंट बेटर हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, वही यहाँ पे कहा गया है। अब सॉल्वेंट की अगर बात आती है, प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जहां हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। सो इस पे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा डीप में जाओगे ना तो कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है। स्मॉल न्यूक्लियोफाइल विच इज हैविंग हाई चार्ज डेंसिटी then the larger nucleophile is strongly solvated and its solvation hinders। अब ये इसको मैं इन शॉर्ट बता दूंगी कि जितना छोटा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, hence the smaller nucleophile doesn't act as good nucleophile, मतलब जितना छोटे साइज का होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा इन कंपैरिजन टू लार्जर वन। अगर आप यहाँ देखें, आपको पता है ना बेसिसिटी बढ़ती जा रही है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, सेम हैलोजन के केस में बेसिसिटी इसकी ज्यादा होगी अच्छी, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है कि सपोज करो जो छोटा सा आपका साइज में होगा न्यूक्लियोफाइल, वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, बहुत छोटे साइज का उतना अच्छा अटैकिंग एजेंट नहीं होगा, लेकिन बड़े वाला होगा, ठीक है। हेंस इन प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी इज रिवर्स ऑफ बेसिसिटी। ये आपका प्रोटिक सॉल्वेंट वाले केस में है। प्रोटिक सॉल्वेंट हमने कहा था ना, सॉल्वेंट से भी फर्क पड़ेगा, ए प्रोटिक में ऐसा नहीं होता। दीज आर द पोलर सॉल्वेंट्स दैट डोंट हैव हाइड्रोजन एटम केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ए प्रोटिक का मतलब जहां प्रोटोन ही नहीं है, ठीक है। DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMA डाइमिथाइल एसिटामाइड, ठीक है, ये आपके जितने भी सॉल्वेंट्स हैं इनमें प्रोटोन कहीं नहीं है। इनके केस में आपका क्या हो जाएगा, सेम ट्रेंड रहेगा, ये देखो। तो आपको सॉल्वेंट भी ध्यान देना होगा। बेसिसिटी का जो आपका ट्रेंड था वही सेम ट्रेंड आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का था। ए प्रोटिक सॉल्वेंट में सेम ट्रेंड रहेगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए प्रोटिक सॉल्वेंट में
दोनों का ट्रेंड सेम रहेगा। प्रोटिक सॉल्वेंट में दोनों का ट्रेंड डिफरेंट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट में। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या ट्रेंड ध्यान रखना है, ये वाला, ठीक है, कि अगर आपका कोई भी एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ट्रेंड, एनायन ज्यादा स्टेबल होगा तो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, गॉट इट। ये ट्रेंड भी याद करना होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ उसका कंजुगेट बेस, ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ उसका कंजुगेट बेस कैसा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक। तो ये कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना और थोड़ा सा रिवाइज करोगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब आगे हमारे फर्दर रूल्स पे। सेडजेव वर्सेस हॉफमैन रूल। अब कई तरह के रूल्स रिएक्शन के दौरान आते हैं, ठीक है, उनमें से आपको कुछ रूल्स का पता होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। जब एल्कीन आपका बनता है बेटा, वेल एल्कीन इज फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हाइड। जब आप एल्काइल हाइड्स के रिएक्शन पढ़ोगे ना, उसमें आपने अभी याद है पढ़ा था जहां पे आपका डबल बॉन्ड ऐसे एल्कीन बन रहा था, इन दोनों कार्बन से मैंने बताया था अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही थी, ये सेम उसी के बारे में कहा जा रहा है। तो आपका ओरिएंटेशन ऑफ द डबल बॉन्ड फॉर्म्ड इज गवर्न्ड बाय टू रूल्स। ये रूल्स सिर्फ दिए हुए हैं कि कौन कौन से हैं, सेडजेव रूल और हॉफमैन रूल, ठीक है। ये दो रूल्स आपके उस टाइम पे यूज होते हैं। अब ये क्या कहता है कि रूल, पहला रूल है आपका सेडजेव रूल, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल एल्कीन एंड देयरफॉर मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, ठीक है। ये ड्यूरिंग रिएक्शन भी मैंने कई बार क्लास में जब हम वैसे भी पढ़ाते हैं तो मैंने बच्चों को बताया हुआ है, मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा सेडजेव रूल के अकॉर्डिंग, और वो कैसा होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड का मतलब कि यहाँ पे H की बजाय मिथाइल होगा, ठीक है, वो ज्यादा आपका मेन प्रोडक्ट होगा, आप ये कह सकते हो। और इसमें आपकी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती है रिएक्शन, हॉफमैन में काइनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। हॉफमैन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल एल्कीन, वो कम स्टेबल होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होगा, मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्टेड टू प्रोड्यूस एल्कीन, ठीक है। मतलब जो आपका हाइड्रोजन हटता है ना, हाइड्रोजन एक हटता है दोनों कार्बन पे से, यहाँ हाइड्रोजन लगा था, यहाँ हेलोजन लगा था, ये वाला हाइड्रोजन हटता है ना, तो ये कह रहा है कि वो आपका वो वाला हाइड्रोजन हटेगा जो ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन वो आपका हटेगा, तब जाके एल्कीन बने। हॉफमैन रूल और सेडजेव रूल जब आप रिएक्शंस करेंगे वहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा। ये हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको सारे चैप्टर का रिवीजन करवा रही हूँ कि थोड़ा आपको माइंड में रहे, ठीक है। चलो फिर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर आपका बेटा एलिमिनेशन फेवर करता है और लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये याद रखना। जब आपका टेम्परेचर हाई होता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, एंड जब आपका टेम्परेचर कम होता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कुछ की पॉइंट्स हैं जो ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस में याद रखने पड़ते हैं। अब बात आती है स्टीरियोकेमिस्ट्री की, इसको भी मैं थोड़ा जल्दी करवाऊंगी सो दैट जल्दी इन द सेंस कि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटेल में नहीं करना, जितना इस चैप्टर से रिलेटेड है मैं वो करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे आप रिएक्शन देख रहे हो क्या हो रहा है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, एल्कोहलिक है ये ध्यान रखना है, एक्वस नहीं है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या बनेगा आपका, ये Br था, यहाँ भी H था, यहाँ भी H था, ठीक है ना। तो इधर वाला H भी हट सकता है, इधर वाला H भी हट सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों तरफ से हो सकती है ना। तो एक ये प्रोडक्ट बना ब्यूट 1 इन, एक बना आपका ब्यूट 2 इन, बना कि नहीं बना। अब रेडियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है, इट इज द प्रेफरेंस ऑफ वन डायरेक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग, मतलब कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ज्यादा बनेगा, फाइन। तो ये उससे रिलेटेड था, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन आपका दोनों बनेगा इस रिएक्शन में। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा वो आपके रूल से डिसाइड करते हैं, सेडजेव रूल और हॉफमैन रूल, ठीक है, गॉट इट। तो सेडजेव रूल आपका आ गया एंड यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट है स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस का मतलब क्या है कि जहां आपका जो डोमिनेंट प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा। तो इसको आपको थ्योरी में नहीं जाना है, ये इन जनरल आपका नहीं करो अभी तो फिलहाल चलेगा। मैं आपको रेडियो सेलेक्टिविटी जो मैंने आपको बताया वो ज्यादा जरूरी था, इसकी जरूरत नहीं है, ये आपका हेलोजन के केस में आएगा ना, इस वजह से मैंने आपको बताया था। ये सारे बेसिक्स हैं बेटा, अभी तक हमने रिएक्शंस तो करी ही नहीं है इन जनरल, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ये भी आपको जरूरत नहीं, मैंने कहा ना स्टीरियो केमिस्ट्री जितनी जरूरी है इस चैप्टर से रिगार्डिंग में उतनी ही कराऊंगी, उससे ज्यादा नहीं करवाऊंगी। पीपीटी मैंने पूरी इसलिए बनाई होती है कि कोई बच्चा ऐसा आए जो एक्स्ट्रा नॉलेज चाहता है उसको अवेलेबल हो सके, गॉट इट। चलिए कीमो सेलेक्टिविटी का पता है, कीमो सेलेक्टिविटी नाम से पता लग रहा है, जब आपके दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी मॉलिक्यूल में है, कोई एक जो आपका रिएजेंट अटैक कर रहा है वो ऐसे रिएक्ट करेगा, वो प्रेफरेंशियली रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। उसमें हम क्या कह देते हैं, कीमो सेलेक्टिव, कि मतलब वो आपका रिएजेंट पर्टिकुलर किसी जगह पे अटैक करेगा अगर दो या दो से ज्यादा आपके फंक्शनल ग्रुप्स उसमें अटैच हैं, गॉट इट। चलिए उसके बाद अगला हमारा आ गया अब मेनली प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स।
तो ये मैंने एक चार्ट जैसा बनाया हुआ, अगर आप देख सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स कहाँ से बनेगा, एल्केन से बनेगा, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन से, एल्केन से, ठीक है, एल्केन से। यहाँ अगर आप देखोगे आगे हम अभी करेंगे, मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ, सिर्फ आगे हम एक एक करके रिएक्शन सारी करेंगे, देख सकते हो ना, सारी रिएक्शंस करेंगे हम। चार्ट में एल्केन से बनेगा फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, एल्कीन से कैसे बनेगा, एल्कीन सपोज करो ऐसा है, आपको बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है। तो आप अगर X2 कोई भी हेलोजन ऐड करा दोगे, Cl2 अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड हो जाएगा ना, ये एडिशन रिएक्शन हो रही है, एडिशन ऑफ HX, अल्फा हेलोजनेशन। इन तीनों तरीके से हम एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। एल्काइन से भी कैसे करेंगे, सेम यही तरीके, ये पहले वाले जो दो तरीके थे, सेम यही तरीके एल्काइंस के लिए भी यूज होगा। एल्काइल हैलाइड्स, हैलाइड एक्सचेंज, मतलब सपोज करो आपका जो हैलोजन है वो आप एक्सचेंज करवा रहे हैं, फ्लोरीन लगा है तो क्लोरीन लगवाना चाह रहे हो, उसमें आपकी दो नेम रिएक्शंस आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। फिर है आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसमें ये CO लगा होता है, गॉट इट। तो इसमें आपकी रिएक्शन PCl5 के साथ होती है, और एल्कोहल की रिएक्शन, एल्कोहल की रिएक्शन ROH की रिएक्शन HX के साथ PCl3, मतलब PX3 PX5 का मतलब ये है, PCl3 PCl5 और थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इनके सबके साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो भी आपके एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए, और एल्काइल हैलाइड का एक्सचेंज। ये 6 आपके मेन आप कह सकते हो सबस्ट्रेट्स हैं जिनसे आप रिएक्शन करवा के एल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करेंगे। एक एक करके पढ़े। ये देखो, एल्केन्स में आपने फ्री रेडिकल हेलोजनेशन करवाया, ये हेलोजनेशन आप क्लोरीन आप ऐड कर रहे हो, RCl HCl मिक्सचर आ गया, ठीक है ना। मोनो मतलब सॉरी मोनो हैलाइड्स, डाइहैलाइड्स, ट्राइहैलाइड्स, बहुत मिक्सचर आ जाएगा। तो ये आपका जो क्या बोलते हैं प्रिपरेशन है वो प्रेफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इतने सारे मिक्सचर को उसके बाद फिर अलग करो, है ना। उसके बाद एल्कीन से कैसे बनेगा, अक्रॉस द डबल बॉन्ड आपका हेलोजन ऐड हो जाएगा। सॉल्वेंट देखो आपका क्या है, सॉल्वेंट कैसा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड हेलोजन लग गया। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे अब ध्यान दो, यहाँ पे आपका HX लगना था, यहाँ पे मैंने पहले X2 के साथ रिएक्शन करवाया है, फिर HX के साथ, HX के साथ में डबल बॉन्ड के अक्रॉस कहाँ H लगेगा और कहाँ X, जहां पे H लगा हुआ था ऑलरेडी वहीं पे H चला गया, ठीक है, जहां पे H लगा हुआ था वहीं पे आपका H चला गया, X आपका यहाँ गया है, ठीक है ना। ये भी आपका रूल है, सिडजेफ रूल। फिर है आपका ये देखो तीसरा केस, X2 हाई डिग्री पे जब आप रिएक्ट करवा रहे हो, यहाँ पे अगर आप आपने ध्यान में दिया हो तो हेलोजनेशन ही आप करवा रहे हो, लेकिन टेम्परेचर आपने हाई कर दिया, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया, क्रॉस द डबल बॉन्ड कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, अब कहाँ पे हो रहा है, इस वाले कार्बन पे, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो, मैंने कई बार कराया था ना हाई टेम्परेचर, याद है करवाया था, वही वाली चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब अगले केस में आपका क्या है, NBS, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ये पर्टिकुलर एक रीएजेंट है बेटा, वो आपका जो बीटा वाला केस है, बीटा के केस में हेलोजन, मतलब ये आपका मेन कार्बन है जहां पे डबल बॉन्ड है, उससे अगला वाला क्या होता है, बीटा कार्बन, ठीक है। तो उस वाली बीटा वाली पोजीशन पे आपकी क्या होगी, हेलोजन आपका अटैच होगा और H आपका रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड क्या करता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे अटैक करता है, वहां पे आपका हेलोजन लगता है, या फिर हेलोजन आप हाई टेम्परेचर पे करवा रहे हो तो भी यहाँ पे लगे। तो ये दो केस आपके तब हैं जब आपको बीटा पोजीशन पे हेलोजन अटैच करवाना है, ठीक। तो आपको एग्जाम में पूछा कैसा जाएगा, प्रोडक्ट सीधे नाम दे दिया जाएगा ना, कोई भी प्रोडक्ट आपका लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे उसका सपोज करो हेलोजन लगा होगा, तो उसका नाम बता देंगे और वो कह देंगे हाउ विल यू प्रिपेयर दिस फ्रॉम दिस। तो आपको मतलब सबस्ट्रेट और वो पूरा माइंड आपका, जिसको कहते हैं ना पूरा चैप्टर अच्छे से रिवीजन होनी चाहिए कि अच्छा बीटा पोजीशन पे जब भी आपको वो नाम दिया होता है ना, IUPAC नोमेनक्लेचर आना बहुत अच्छे से जरूरी है। आपको कंपाउंड का नाम दिया होगा, सबसे पहले रफ में आप उसका स्ट्रक्चर लिखना, स्ट्रक्चर देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा बीटा पोजीशन पे हेलोजन लगा हुआ है, इसका मतलब हमें ये रिएजेंट यूज करना है या फिर हमें इस तरह से इस रिएक्शन को करवाना है, ठीक है जी। चलिए, एल्काइंस के साथ आपका फिर से सेम केस है ना, एल्काइंस के साथ भी क्या था, एडिशन ऑफ हेलोजन और एडिशन ऑफ HX, बिल्कुल सेम बेटा वैसा ही है, ट्रिपल बॉन्ड के जहां पे आपका था उसके अक्रॉस आपके ये देख सकते हो हेलोजन आपके लग गए हैं, है ना। यहाँ पे भी सेम वही हुआ, यहाँ पे आपका क्या हुआ, जहां H था वहां पे और H जाते गए, और सपोज करो अगर आप सॉरी जहां H था, या H पे नहीं, आई मीन कार्बन पे, जहां जिस कार्बन पे H था वहां पे आपके और H आ गए, एक H यहाँ भी लग गया, एक H और लग गया, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसके अकॉर्डिंग आप दो बॉन्ड्स हटा सकते हो, दो बॉन्ड्स हटाए तो आपने क्या किया,
जहां पे H लगा हुआ था ऑलरेडी वहां पे आपने 2 H लगा दिए और दूसरे वाले कार्बन पे आपने दोनों हेलोजन लगा दिए। गॉट इट? तो ये भी आपके एडिशन रिएक्शन हो गए एल्काइंस के केस में। फिर आपके आते हैं एल्काइल हैलाइड्स के साथ, जहां पे आपका हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। उसमें पहली रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। देख सकते हो क्या है, किसके साथ रिएक्ट करवाना है, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन। ये रिएजेंट याद रखना, फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आरबीआर में यानी आपका जो एल्काइल हैलाइड आप ले रहे हो उसमें ये जो आपको ये चीज याद रखनी है ना कि इसमें कौन से आपके बनता क्या है, हमेशा आयोडाइड्स बनते हैं, ये याद रखना है। आयोडाइड्स बनते हैं क्यों? क्योंकि आप सोडियम आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। गॉट इट? आयोडाइड्स बनेंगे, सोडियम Br निकल गया, आयोडाइड बन गया, यहां भी आपका आयोडाइड बन गया। तो मतलब आपका एल्काइल हैलाइड कोई सा भी हो सकता है, BrCl, इन दोनों में से मोस्टली आपका होता है, फ्लोरीन वाला आपका नहीं होता, फ्लोराइड नहीं होता। एंड रिएक्शन लेकिन आप आयोडाइड के साथ करवाते हैं, वो भी एसीटोन की प्रेजेंस में फिंकलस्टीन रिएक्शन में। यानी फिंकलस्टीन रिएक्शन से क्या बनते हैं, आयोडाइड्स बनते हैं। आगे है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, IBrCl, तीनों में से कोई भी हो सकता है, ऊपर वाले में खाली BrCl था, और रिएक्ट कौन करवाएगा, AgF, सिल्वर फ्लोराइड, डीएमएसओ क्या था, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, याद है ना, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एप्रोटिक सॉल्वेंट, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, इसमें आपके फ्लोराइड्स बनते हैं। गॉट इट बेटा? स्वार्ट्स रिएक्शन आपके फ्लोराइड्स बनाने के लिए रिएक्शन है और फिंकलस्टीन से आपके बनते हैं आयोडाइड्स। ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स बहुत इजीली बन जाते हैं ना इनके लिए, लेकिन आपके मेन रिएक्शंस हैं, तो इन पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे अल्कोहल के केस में HX, ठीक है, HX यानी कि अब मैं आपको अगर बताऊं, सपोज करो अल्कोहल्स की आप HBr के साथ रिएक्शन करवा रहे हो ना, तो यहाँ पे आपका सिंपल क्या हो जाएगा, ये RX बन जाएगा, R और X और दूसरा वाटर, मैं इसको ऐसे लिख के दिखाती हूँ, ये ऐसे, ये आपका निकल गया वाटर और RX बन जाएगा। ठीक है, अगला है आपका PX3। सपोज करो PX3 आपको कैसे करना है, यहाँ पे आपका हमेशा एक चीज जरूर बनेगा, वो क्या है आपका, सपोज करो मैं आपको पहले PCl5 से बनवाती हूँ, PCl3, PCl5 से अगर मुझे रिएक्शन करवानी है यानी कि PX5 की, तो PCl3 आप ऑक्सीजन के साथ लिखोगे। ठीक है, ऐसे होता है बेटा, देखो मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। ROH, सेंटर वाले के साथ PCl3 लिखा, यहाँ लिखा Cl, यहाँ लिखा Cl, RCl, HCl, POCl3, ये तीन प्रोडक्ट्स बन जाएंगे इसके साथ, देख सकते हो। RCl मतलब RX, POX3 मतलब POCl3 और HX यानी HCl, कोई भी हेलोजन हो सकता है, मेनली क्लोरीन के साथ हम ज्यादा करते हैं। यही सेम रिएक्शन अगर आप PX3 के साथ करते हैं, दो हेलोजन कम हो गए ना, दो क्लोरीन कम हो गए, तो यहाँ पे आपका दो ही प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो एल्काइल हैलाइड बनता है, दूसरा H3PO3, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, H3PO3 बनेगा और आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा। फिर SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ भी सेम ऐसे ही बेटा रिएक्शन है, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। SOCl2, SO इधर लिखा, इसके साथ डबल बॉन्ड होता है Cl2, RCl, HCl, SO2। ठीक है, RCl बन गया ना, RX, SO2 और HCl। यहाँ पे ये इजिली प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये दोनों गैशियस फॉर्म्स में रिमूव हो जाती हैं। गॉट इट? तो आपका इसमें आपका SOCl पिरिडिन वाली रिएक्शन ज्यादा होती है, SOBr2 वाली कम होती है। ठीक, तो अल्कोहल से आपके एल्काइल हैलाइड्स कैसे बनते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। फिर है जी आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स, मैंने कहा था ना RCO, CO ग्रुप वाला, PCl5 की प्रेजेंस में यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगी, इसको आपको ध्यान देना है। RC आप देख सकते हो ना, यहाँ पे आपको अगर बेटा अगर ध्यान हो, ये H तो रहेगा, ठीक है, लेकिन इस कार्बन के साथ हमने दो Cl लगा दिए हैं। ठीक है, दो Cl यहाँ चले गए, बाकी आपका बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, मतलब PCl3 यहाँ और दो क्लोरीन इसके साथ। ठीक है, तो इस कार्बन के साथ दो क्लोरीन लग गए और ये आपका मतलब आपका बन क्या गया, RCHCl2। गॉट इट? जब एक ही कार्बन पे आपके दो क्लोरीन लग जाते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड। साथ साथ वाले कार्बन पे जब बनते हैं विसिनल डाइहैलाइड, मतलब जैसे ये है, इन पे अगर क्लोरीन लगेगा ये विसिनल डाइहैलाइड है। साथ साथ वाले, विसिनिटी मतलब अड़ोस पड़ोस, पास वाले, ठीक है, तो वहां पे आपका विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। ये आपका जेमिनल डाइहैलाइड बना है, साथ में क्या निकला, POCl3। ठीक, रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर ली, अब रिएक्शन मतलब RX से क्या क्या बनेगा। RX से अगर आप रिएक्शन करवाते हो एक्वस KOH के साथ या एल्कोहलिक KOH के साथ, ये सारी आपकी रिएक्शंस जो है ना जितनी भी हैं, उसका मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहली आपकी रिएक्शन है
वुड्स रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेटा आपको कोई नहीं बताएगा वहां पे कि 2 सोडियम लेने हैं और 2 एल्काइल हैलाइड। पता है कैसे रिएक्ट होता है? RX प्लस सोडियम प्लस प्लस RX, ये ए ऐसे आपका रिमूव जाएगा और एल्केन बन जाता है। ठीक है, तो कपलिंग रिएक्शन में जब आपका इसका जो आपका टाइप आप पढ़ रहे हो, कपलिंग रिएक्शन अगर आप देखो, ये देखो कपलिंग रिएक्शंस इसकी टाइप्स हैं, वुड्स रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कोरेहाउस सिंथेसिस, है ना, ये सारी कपलिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में अगर आप देखें, सोडियम के साथ जब भी आपका ये रिएक्ट होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एक तो होता है ड्राई ईथर, ये Et2O ना आपका ड्राई ईथर लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि डाइइथाइल ईथर है बेसिकली ये, तो एल्केन बनेगा और ये आपका क्या निकल जाएगा, NaCl NaBr, वो आपका निकल जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, RMgX, ठीक है, RMgX, इसमें आपका MgX2 बन जाता है और एल्केन दोबारा से बनेगा। तो यानी ये सेम रिएक्शंस आपने क्लास +1 में जब हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर पढ़ा होगा, वहां एल्केन्स की प्रिपरेशन में पढ़ा है, ठीक है, ये सारे आपके वही हैं। कोरेहाउस सिंथेसिस में भी सेम यही है। कोरेहाउस सिंथेसिस में क्या होता है, पहले आपका अल्काइल हैलाइड लिथियम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनाया इसने, ऑर्गेनोलिथियम, कार्बन जब लिथियम के साथ जुड़ रहा है तो ऑर्गेनोलिथियम है, ठीक है, एक Li तो यहाँ पे चला जाएगा, एक LiX निकल गया। अब ये फर्दर आगे रिएक्ट करते करते एल्केन तक पहुंचेगा ना, ये आपका कोरेहाउस सिंथेसिस में पहले तो ऑर्गेनोलिथियम बना कंपाउंड, वो आपका कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, फिर कॉपर लिथियम साथ में आ जाता है, यहाँ पे आपके इसके 2 मॉलिक्यूल्स बने थे ना, तो R2 कॉपर लिथियम, ठीक है, ये पूरा कंबाइंड बनेगा एंड लिथियम आयोडाइड फिर से निकलेगा। ऊपर क्या निकला था, LiX, ठीक है, कोई भी हैलोजन हो सकता था, यहाँ पे क्या निकला, Li, क्योंकि आपने कॉपर आयोडाइड लिया था, कॉपर बस इसके साथ अंदर चला गया, बाकी आयोडाइड रह गया जो कि एक लिथियम के साथ कंबाइन कर गया। ये फर्दर बेटा आपका किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, एल्केन, और R कॉपर यानी ऑर्गेनिक क्यूप्रस कंपाउंड जो आपका बनता है, ठीक है, ऑर्गेनो कॉपर अटैच के साथ, एंड लिथियम हैलाइड फिर से आपका निकल जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वुड्स रिएक्शन, ये आपकी ज्यादातर पूछी जाती हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है एमोनिया। एमोनिया के साथ कैसी रिएक्शन होगी, एल्काइल हैलाइड एमोनिया प्राइमरी एमीन बनाएगा, ठीक है, प्राइमरी एमीन बनाएगा, एक H इसके X के साथ HX निकल गया एंड प्राइमरी एमीन बन गया, किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहल की प्रेजेंस में आपने हीट किया था, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि आप फर्दर अगर इसको एल्काइल हैलाइड आपका एक्सेस में डल गया तो ये प्राइमरी अमीन तक नहीं रहेगा, वो करते करते सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, क्वार्टरनरी सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक एक करके सारे H हट सकते हैं, है ना, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड लास्ट में क्वार्टरनरी सॉल्ट बन गया। इसे आप क्या कहते हो, हॉफमैन अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। नाम पता होना चाहिए रिएक्शन का, ये नेम रिएक्शन है बेटा, हॉफमैन एमोनोलिसिस। एमोनोलिसिस मतलब अमोनिया उसके साथ साथ ऐड होता जा रहा है, अमोनिया की लिसिस का मतलब होता है ब्रेक, ठीक है, अमोनिया की प्रेजेंस में ब्रेक होता जा रहा है एल्काइल हैलाइड एंड क्या बनाता जा रहा है, वो अमीन्स की अलग अलग टाइप्स की जो कैटेगरीज हैं वो बनाता जा रहा है, लास्ट में आके क्वार्टरनी सॉल्ट मैक्सिमम बन सकता था, वही बना, ठीक है जी। फिर है केसियन के साथ रिएक्शन, किया था ना आपने चार्ट, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, देखो हमने ये कर लिया कपलिंग रिएक्शन एमोनिया, ये केसीएन एजीसीएन, ठीक है, ऐसे ही KOH दो तरह के, एक्वस और एल्कोहलिक, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ एक अलग से रिएक्शन है, ठीक है, NaNO2 AgNO2, तो ये आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है कि क्या क्या हो रही हैं। केसीएन के साथ क्या बन रहा है भाई, साइनाइड KX निकल जाएगा, सिंपल है ना। एजीसीएन के साथ लेकिन क्या है, केसीएन बेटा आपका आयनिक कंपाउंड है, ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, तो केसीएन आयनिक कंपाउंड है, एजीसीएन कोवेलेंट कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के साथ क्या बन गया, साइनाइड्स बन रहे हैं, साइनाइड्स, या आप इनको क्या कहते हैं, नाइट्राइल्स। एजीसीएन के साथ आपके आइसोसाइनाइड बनते हैं, ठीक है, तो ये मैं आपको शॉर्ट में क्विक रिवीजन करवा रही हूँ, डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करना चाहती, वरना फायदा क्या होगा, क्विक रिवीजन नहीं रह जाएगी ना फिर। तो आपने ध्यान क्या रखना है, सिल्वर साइनाइड जब आएगा, कोवेलेंट कंपाउंड है, रीजन भी ध्यान रखना, कोवेलेंट कंपाउंड है, इस वजह से आइसोसाइनाइड बन रहा है, लेकिन जब आयनिक कंपाउंड यानी कि केसीएन आया तो आपका बना साइनाइड, या जिसका आप दूसरा नाम क्या है, नाइट्राइल्स। NaNO2, यहाँ पे भी बेटा सेम कॉन्सेप्ट है, NaNO2 आपका क्या है और AgNO2 क्या है, उसी के बेसिस पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका नाइट्रो है, यहाँ पे भी सेम यही है, ये कोवेलेंट था, ये आयनिक है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देखना है, आयनिक के साथ आपका नाइट्राइट है, ONO वाला, और कोवेलेंट के साथ नाइट्रो है। बच्चों को नाइट्रो जल्दी याद रहता है ना, और साइनाइड जल्दी याद रहता है, साइनाइड आइसोसाइनाइड, ठीक है,
साइनाइड वाले केस में आयनिक के साथ साइनाइड है, कोवेलेंट के साथ आइसोसाइनाइड है, और जब आपका नाइट्रो वाली चीज आती है तो उसमें कोवेलेंट के साथ नाइट्रो है और आयनिक के साथ नाइट्राइट है। एक्चुअली बेसिकली होता क्या है कि अटैक किसकी तरफ से हो रहा है, ठीक है ना, किसकी तरफ से अटैक हो रहा है उस पे बेसिस में, मैकेनिज्म में मैं भी जाना नहीं चाहती। तो उसके अलावा बाय प्रोडक्ट आपका क्या निकलेगा, ये तो आपका साथ में लग ही जा रहा है, ONO, सोडियम रह जाता है ना पीछे, सोडियम या Ag, सोडियम एक्स AgX, ये रह गया, ठीक है। फिर है आपकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है आपका बेटा, ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर देगा ये एल्काइल हैलाइड को एल्केन्स में, ठीक है, रिड्यूस करेगा मतलब हाइड्रोजन ऐड कर देगा। विलियमसन सिंथेसिस बेटा आपका बनाता है ईथर, ठीक है। एल्काइल हैलाइड्स, जब आप अल्कोहल फिनोल्स ईथर वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पे भी ये रिएक्शन प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल भी आता है। तो करना क्या है, एल्काइल हैलाइड आप किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो, सोडियम एल्कोक्साइड, RONA क्या होता है, सोडियम, OR क्या है, एल्कोक्साइड, ठीक है। इनके सबके नाम भी पता होने चाहिए क्योंकि MCQ में आपको बेटा नाम ही लिखे होंगे, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, तो आपको पहचानना भी आना चाहिए। नोमेनक्लेचर आपने प्लस वन में जरूर बेहतर है, मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से किया होगा। एल्काइल हैलाइड आप रिएक्ट करवा रहे हैं RONA के साथ, क्या बन गया, ईथर, ठीक। तो अब आपको ध्यान रखना है वो चार्ट कि किससे क्या बन रहा है ना। एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH में दो अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। अगर एक्वस KOH है तब तो एल्कोहल बनेगा, लेकिन एल्कोहलिक KOH है तो एल्कीन बनेगा। एल्कीन कैसे बनेगा बेटा, डबल बॉन्ड बनेगा, और वहां पे अब इसका मैकेनिज्म हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल ना, आपको फिलहाल बस ध्यान रखना है कि एक्वस KOH से अल्कोहल, ठीक है, एक्वस से अल्कोहल याद रहेगा, एल्कोहलिक KOH से एल्कीन, गॉट इट, AlAl, ऐसे याद रखना, ट्रिक्स ध्यान रखती हैं थोड़ी तो सही रहता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भाई अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद किसी दूसरे एल्डिहाइड के साथ तो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन के साथ टर्शियरी अल्कोहल। ये सारी रिएक्शंस आपकी इन जनरली एक्चुअली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आपने क्यों कहा, क्योंकि आपका जो RMgX है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो बेटा बना तो एल्काइल हैलाइड के साथ ही है ना। इसमें जब आप मैग्नीशियम रिएक्ट करवाते हो ड्राई ईथर में, तब आपका बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिर ये आगे सारी रिएक्शंस है। ये सारी रिएक्शंस सारे चैप्टर्स में आती हैं, जब आप अल्कोहल वाले चैप्टर पढ़ेंगे वहां भी आएगी, जब आपका एल्डिहाइड्स कीटोन्स वाला चैप्टर होगा वहां भी आएगी, फाइन। तो इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आगे कहाँ कहाँ यूज होता है, उसकी मदद से ये सारी रिएक्शंस आपकी होती हैं, ठीक है। अब ये HCHO आपका क्या है, HCHO, ठीक है। तो ये एक्चुअली अटैक कैसे हुआ, देखो मैं बताती हूँ। RMgX में आपका जो R है, ये कार्बोनिल में आपका कुछ तो आपका यहाँ जाके अटैच होता है, ठीक है। सपोज करो मैं आपको कहती हूँ यहाँ आपका OMgX अटैच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आपका R अटैच हो जाएगा, ठीक। बाद में ये OMgX आपका हट जाता है, फिर आगे आप और ऐड करते हो। पूरी रिएक्शन तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती ना, हमने क्विकली रिवाइज करना है। ये आपका फाइनल अल्कोहल रह जाता है RCH2OH, ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टेप में आप हाइड्रोजन ऐड करवाते हो। पहले में तो ये आपका पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ना, कार्बोनिल कंपाउंड की जब आप बात करते हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तभी तो यहाँ पे आपका MgX पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, R आपका पार्शियल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो R आपका इस कार्बन के साथ अटैच होता है, MgX वाला इसके साथ अटैच हो जाता है। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं। जब हाइड्रोजन ऐड करते हो, इधर भी हाइड्रोजन ऐड हुआ, इधर भी हाइड्रोजन ऐड हुआ, RCH2OH रह जाता है, ठीक है, बाकी आपका रिमूव हो जाता है MgOHX, फाइन। सॉरी, हाइड्रोजन आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, एक्चुअली हाइड्रोलिसिस करते हो सेकंड स्टेप में। तो ऐसे ही एल्डिहाइड से आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कोई दूसरा एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन लेते हैं जब आप तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन अपोजिट भी होती है बेटा, अल्कोहल से आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी बनते हैं, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आपको साइमल्टेनियसली पढ़नी पड़ेगी कंपेयर करते हुए, तब जाके याद रहेंगी, क्योंकि आपका इस टर्म में अल्कोहल वाला चैप्टर भी है ना, अल्काइल हैलाइड्स वाला है और अल्कोहल वाला चैप्टर है। अच्छा, उसके बाद ये आपने ये क्या लिया हुआ, ये है आपका इपॉक्साइड, ठीक है, इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन। उसके साथ आपका क्या हुआ, यहाँ बॉन्ड ब्रेक कर गया। बॉन्ड ब्रेक जब कर गया, एक के साथ R लग गया, दूसरे के साथ क्या लग गया, OH, मतलब R यहाँ लगा, H देखो इधर आ गया, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपको रिवाइज कर लेंगे थोड़ी सी, सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली चार खाली कर लेना, नीचे वाली दोनों रहने देना फिलहाल, गॉट इट। चलो जी, अब चलते हैं हम आगे। एराइल हैलाइड्स यानी कि हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स का हमारा पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है।
अब हम करेंगे हेलो एरीन्स की, जिनको आप क्या कहते हो, एराइल हैलाइड्स। इनकी रिएक्शन भी बेटा सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एराइल हैलाइड्स की जो मेन रिएक्शंस हैं वो क्या है, प्रिपरेशन अगर आप करें, सैंडमेयर रिएक्शन, शीमैन रिएक्शन, हेलोजनेशन एरीन्स की डायरेक्टली, और डाईएजोटाइजेशन। ये 4 रिएक्शन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये रिएक्शन, हेलोजनेशन एरीन की जब आप करते हैं, ठीक है, ये FeCl3 है ना, एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में आप रिएक्ट करवाते हो, गॉट इट, FeCl3 या एनहाइड्रस क्या कहते हैं, AlCl3, तो आपका हेलोजन इस पे अटैच हो जाएगा डायरेक्टली रिंग पे, और यहाँ का जो H होता है वो H और एक ये X मिलके HCl HBr जो भी है वो निकल जाएगा। तो ये डायरेक्ट हेलोजनेशन है, ठीक है। आयरन या FeCl3 आपका जिसमें रिएजेंट है वो यूज हो रहा है, वो ध्यान रखना, ठीक है। ये जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक। दूसरा सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में आपको ये याद रखना है, कॉपर का इस्तेमाल होता है। शुरुआत किससे होती है सैंडमेयर रिएक्शन से, RNH2 एमीन से रिएक्शन हो रही है। पहले आपने क्या करवाया, NaNO2, यहाँ पे ना एक्चुअली नाइट्रो लगता है पहले, ठीक है, फिर हाइड्रोलिसिस करते हो आप, एंड सेकंड स्टेप में कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो फाइनली आपका हेलोजन जो आपका सॉरी एराइल हैलाइड है वो बन जाता है। डिटेल में मैंने फिर कहा मैं नहीं करा रही हूँ, मैं रिवाइज करवा रही हूँ जस्ट, ठीक है। तो एक बार आपने आई थिंक रिवीजन कर रखी होगी बेटा। डाईएजोटाइजेशन में क्या होता है, डाईएजोटाइजेशन में आपका प्राइमरी अमीन ही आप लेते हो, ठीक है, RNH2, R क्या है यहाँ पे आपका एराइल, NaNO2 HCl की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है, ये आपका बनता है डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। पहले आपका बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट, ये कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है, यहाँ पे N2Cl लिखा होता है डायरेक्टली, ठीक है, ये वही है, N दोनों N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, N2Cl है। अब आप इसकी रिएक्शन दो तरह से कर सकते हैं, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, किसी के साथ भी कर सकते हैं। क्लोराइड के साथ किया तो Cl लग गया, ब्रोमाइड के साथ किया तो Br लग गया, ठीक है। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन से भी आप हेलो एरीन बना सकते हैं। अगला शीमैन रिएक्शन। शीमैन रिएक्शन में क्या है, इसमें भी NaNO2 ही है, हाइड्रोलिसिस भी है, लेकिन बना क्या रहे हो आप, फ्लोराइड्स। देखो शुरुआत देखते हैं दोबारा से, ये हेलोजनेशन वाली रिएक्शन में ना क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ये ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपके जो एराइल हैलाइड्स बनेंगे वो क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स आसानी से बन सकते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन में आपने फिर से क्या लिया था, NaNO2 और हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव लिया था, ठीक है। सेकेंड स्टेप में कॉपर Cl या कॉपर X आपने अलग से लिया था। डायजोटाइजेशन में भी यही है ना, यही सेकेंड स्टेप में। पहले स्टेप में आपका क्या है, NaNO2, लेकिन साथ में क्या है, एसिडिक मीडियम है और लो टेम्परेचर है। तीसरा जो आपका शीमैन रिएक्शन आता है वहां पे भी पहला स्टेप यही है। दूसरा स्टेप क्या है, HbF4, ठीक है, ये आप एसिड यूज कर रहे हो यहाँ पे बोरोन का और फ्लोरीन का यूज करते हुए फ्लोराइड बना रहे हो। N2 निकल जाएगा यहाँ से बेटा, N2 और BF3, ठीक है, N2 एंड BF3 इसमें बाय प्रोडक्ट्स निकल जाएंगे। तो ये फ्लोराइड्स के लिए आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, शीमैन रिएक्शन, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फिंगलस्टीन किसके लिए थी, आयोडाइड्स के लिए थी, ठीक है। स्वॉर्ट्ज रिएक्शन किसके लिए थी, फ्लोराइड्स के लिए थी। एल्काइल फ्लोराइड्स, ये क्या है, एराइल फ्लोराइड्स। रिएक्शंस क्या है एराइल हैलाइड की या हेलो एरीन्स की, वो हमें ध्यान देना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरीन्स की, और फॉर्मेशन ऑफ एराइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजाइन मैकेनिज्म। कई सारी रिएक्शंस बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे आपकी एल्काइल हैलाइड्स की थी। एक एक करके देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि हैलोजेंस आपके वीकली डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि जो भी चीज आपकी सपोज करो लगे हुआ वो आपका ऑर्थो और क्या बोलते हैं, ये आपका ऑर्थो पोजीशन होता है, ये आपका क्या होता है, मेटा पोजीशन, और ये क्या होता है, पैरा। तो दो तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, पैरा सब्स्टिट्यूट, ठीक है। इसमें आपके ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे, गॉट इट। फिर है आपका एराइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप पढ़ते हो ना, RMgX, उस R में बस ये आपका R चेंज हो गया, ये है ना, मैग्नीशियम ड्राइथर की प्रेजेंस में, याद है मैंने कहा था। रिएक्टिविटी ऑर्डर बस आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी कि ARI ARBR मतलब कि यहाँ पे आपका ये X आप चेंज करते जा रहे हैं। कौन आसानी से रिमूव होगा, आयोडीन। क्यों, क्योंकि आयोडीन बड़ा एटम है, बॉन्ड आपका आसानी से टूट सकेगा, गॉट इट। अदरवाइज आपका यहाँ पे सपोज करो ये जितना छोटा एटम होगा वो बॉन्ड आपका नहीं टूटेगा। दूसरी बात ये है कि आपका डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, हेलोजेंस आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं ना, रेजोनेंस आ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपका जितना बड़ा एटम होगा वो आसानी से टूट सकेगा। फिर आपका क्या है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी क्या थी ये बेटा इलेक्ट्रोफिलिक है,
ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। ये है आपकी एरोमेटिक। कैसे, देखो यहाँ पे आपका फ्लोरीन लगा हुआ था, यहाँ आपका आपका नाइट्रो लगा हुआ था। नाइट्रो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका क्या है, नाइट्रो। ठीक, तो आपका मिथॉक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप देख सकते हो मिथॉक्साइड लग गया, फ्लोरीन हट गया, सब्स्टिट्यूशन हो रही है ना। एरोमेटिक भी है आपका, वो भी दिख रहा है, रिंग है। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस लविंग, क्यों, क्योंकि आपका जो अटैक कर रहा था वो न्यूक्लियोफाइल था, अटैकिंग रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफाइल था, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बेंजाइन मैकेनिज्म आपका क्या होता है, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। हमने स्टार्टिंग में करा था ना, एलिमिनेशन क्या है, एडिशन क्या है, वो वाली चीज है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, इसमें आपके बेटा हमेशा स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज होते हैं, सोडियम पोटेशियम वाले बेस यूज होते हैं, और आपका फाइनली जो बनता है NH2 अटैच हो जाता है। ठीक है, KNH2 और एमोनिया की प्रेजेंस में जब आपका ये एराइल हैलाइड रिएक्ट करेगा तो फाइनल आपका NH2 यानी कि आप कह सकते हो एरोमेटिक एमीन बनेगा। ये आपका क्या है, एनिलीन है बेसिकली, ये है ना, एनिलीन की प्रिपरेशन है ये बेंजाइन मैकेनिज्म से। गॉट इट। फिर है आपका रिएक्शंस ऑफ स्पेशल एल्काइल हैलाइड्स। अब स्पेशल का मतलब क्या है, जैसे आपके डाई हैलाइड्स हैं, मैं आपसे कह रही थी ना जेमिनल विसिनल, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं कि जेमिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, सेम कार्बन पे दोनों हैलोजन लग जाए, विसिनल मतलब साथ साथ वाले में। ठीक है, इनकी प्रिपरेशन थोड़े बहुत रिएक्शंस कुछ आपकी बीच बीच में आती हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे अक्रॉस द डबल बॉन्ड आप हैलोजन ऐड करवा रहे हो, अक्रॉस द डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, इसके अक्रॉस आप क्या कर रहे हैं, अक्रॉस द डबल बॉन्ड हैलोजन ऐड करवा रहे हो, साथ साथ वाले में लग गए दोनों में हैलोजन, ये विसिनल डाइहैलाइड बना। एल्काइंस के केस में अगर आप HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपका जेमिनल डाइहैलाइड बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली कि कब क्या बन रहा है। ठीक है, फिर आपका एल्कोहल्स के साथ, एल्कोहल्स नहीं इनफैक्ट करना चाहिए, डायोल्स, ठीक है, ये डायोल्स हैं, इनके साथ और एल्डिहाइड के साथ जब आप PCl5 रिएक्ट करवाते हो तो डायोल्स के साथ विसिनल डाइहैलाइड बनता है और एल्डिहाइड के साथ जेमिनल। ये तो थोड़ा सा एक्चुअली बेटा ध्यान ही रखना पड़ेगा कि किसके साथ क्या बन रहा है। ठीक है, चलो, एल्कोहलिक KOH के साथ हमने रिएक्शन करी थी ना, ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ वैसे ही यहाँ पे फिर से रिएक्शन आ गई है, लेकिन ये डाइहैलाइड की है। डाइहैलाइड से क्या बन रहा है, एल्काइंस बन रहा है, डीहाइड्रोहेलोजनेशन। ठीक है, मतलब हेलोजन भी रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। ये वाली रिएक्शन जरूर कर लेना, इसमें कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, एंड जिंक डस्ट वाली रिएक्शन में क्या होता है, डीहेलोजनेशन। तो ये आपकी जो ये डाइहैलाइड्स है ना, ये कम पूछे जाते हैं बट कभी कभार पूछे जा सकते हैं, नॉट ऑलवेज। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये आपके डाइहैलाइड्स जैसे फिर से आ गए, इनको रहने दो आप, आई डोंट थिंक सो। ट्राइहैलाइड्स में आपको एग्जांपल पता होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ये दोनों लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आइडोफॉर्म आपका येलो कलर का सॉलिड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका लिक्विड है। सॉलिड यहाँ पे आइडोफॉर्म ही है खाली, बाकी सब लिक्विड है, तो इसके ऊपर कभी MCQs आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए थे ना, मतलब क्लोरोफॉर्म, ये वो, इनको आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आपके NCERT में दे रखा है, तो ऑब्वियसली आइडिया होना ही चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन आई थिंक इनकी नहीं है, लेट मी चेक, NCERT में चेक कर लेती हूँ। प्रिपरेशन जहाँ तक मुझे ध्यान है NCERT में नहीं दे रखी, एक्चुअली एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं ना, तो कभी कभार ध्यान नहीं रहता कि NCERT में कितना है एंड उसमें कितना है, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना ना, क्योंकि आप अभी तो हम खाली बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं ना। यस, ठीक है, इनमें ज्यादा इनकी कहीं भी बेटा प्रिपरेशन एंड ऑल वाली नहीं है, तो आप प्रिपरेशन स्किप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, सपोज करो आपको जैसे ध्यान रखने वाली चीज है, ये क्लोरल बनता है। ठीक है, क्लोरल जो बनता है ये ध्यान रख लो, यानी कि ये वाली रिएक्शन। ठीक है, क्लोरल वाली चीज ध्यान रख लेना, इसको आप ध्यान रखना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेग लाइम के साथ जब ये रिएक्ट करता है क्लोरल, तो क्लोरोफॉर्म बनता है। ये दो चीज बस याद रख लेना इसमें, बाकी कुछ नहीं याद करना। गॉट इट। मिथाइल कीटोन्स, ये वाली सारी रिएक्शन ये सब नहीं करनी है, ये आपका एक्स्ट्रा में आ जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं करना, ये आपका एक्स्ट्रा में है। कार्बिलएमीन रिएक्शन आपने करनी है, एंड फॉस्जीन, हाँ फॉस्जीन भी कर ही लो, इसके ऊपर वो आपका आ जाता है MCQ। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिएक्ट कर देता है, मतलब कहने का मतलब है, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बॉटल्स में, ब्राउन कलर की बॉटल्स में क्यों स्टोर किया जाता है, सो दैट उनकी ऑक्सीडेशन ना हो जाए सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन ना हो जाए। अगर हो जाएगा तो एक बहुत ही पॉइजनस गैस बनती है, उसका नाम क्या है, फॉस्जीन गैस, एंड फॉर्मूला है COCl2। ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, सो ये ना बने इस वजह से इसको हम डार्क बॉटल में स्टोर करते हैं। गॉट इट। कार्बिलएमीन रिएक्शन, आपका कार्बिलएमीन्स कौन होते हैं, आपके आइसोसाइनाइड्स को कहते हैं आप। साइनाइड्स को क्या कहते हो, नाइट्राइल्स कहते हो ना,
आइसोसाइनाइड्स को आप कहते हो कार्बिल एमीन्स, ठीक है। इनकी बहुत बहुत मतलब बेकार सी स्मेल होती है, ठीक है। और मतलब जब आप टेस्ट करते हैं तो बहुत गंदी सी स्मेल इसकी आती है लैब में। वही सेम रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, एमीन्स रिएक्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म और क्यूएच के साथ, बनाते हैं आइसोसाइनाइड, वाटर एंड केसीएल आपका निकल जाता है, ठीक है। वाटर एंड केसीएल आपका निकल जाता है, ये आइसोसाइनाइड बनाते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है। ये टेस्ट की तरह यूज होता है फॉर क्लोरोफॉर्म, इट इज यूज एज अ टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड टेस्ट ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको प्लीज जरूर करके जाना। गॉट इट। हाइड्रोलिसिस आपको करने की जरूरत नहीं है, एसिटाइलिन आपको करने की जरूरत नहीं है, जो नहीं करना बेटा मैं कहती जा रही हूँ आपको, क्लोरोपिक्रिन जरूर कर लेना, कि मतलब क्लोरोफॉर्म का अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो एक कंपाउंड बनता है जो कि इंसेक्टिसाइड है। बताओ क्या है वो इंसेक्टिसाइड, क्लोरोपिक्रिन, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखना। ऐसे ही क्लोरीटोन नाम ध्यान रखना है। हिप्नोटिक मेडिसिन मतलब कि जिससे आपको हिप्नोटाइज किया जा सके, है ना, थोड़ा बेहोश किया जा सके। तो ये इनके स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े आपको याद रखने हैं, ठीक है, एंड नाम कि इसका आगे कहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो याद रखना है। ऐसे ही आपका आइडोफोम, आइडोफोम में आपका आइडोफोम टेस्ट पता होना चाहिए, आइडोफोम रिएक्शन, आइडोफोम टेस्ट। ये आपका येलो कलर का सॉलिड है, रिएक्शन में आपका ये बनता है, ठीक है। क्या है जरा देख लेते हैं। एल्कोहल आपका एक्चुअली यहां से आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली जब आप टेस्ट करते हैं, ये आपका इथाइल आइडोफॉर्म रिएक्शन आपका जो यूज होता है वो आप ये कह सकते हो कि इथाइल अल्कोहल और कुछ कीटोन्स वगैरह है उनको चेक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कीटोन्स तो अभी हमें करने नहीं है क्योंकि आपके एल्डिहाइड्स वाले चैप्टर में, फिलहाल सिर्फ आप एल्कोहल्स को कर लो। देखो क्या रिएक्ट करता है, आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, आइडोफॉर्म रिएक्शन। क्या बनेगा आपका, हमेशा ये बनता आइडोफॉर्म ही है इसमें, ठीक है, हमेशा बनेगा आइडोफॉर्म। साथ में क्या बन गया, HCOONA, सोडियम आयोडाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो यही बन रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बेसिकली आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, किसके लिए होता है, अल्कोहल्स एंड एसीटोन्स के लिए, ठीक है, एसीटोनिक कीटोन्स के लिए। और वो भी कौन से, जहां पे आपका CH3CO आएगा उनके लिए, ठीक है। इथाइल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड या सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं कुछ जिनमें आपका CH3CHOH आ जाएगा, उनके लिए यूज होता है। तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको आइडोफॉर्म का, ज्यादा नहीं। बहुत कुछ है यार चैप्टर में पढ़ने को, तो और भी बहुत कुछ आएगा, ऐसा नहीं है कि सारा यही पढ़ना है। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, बस ये पढ़ लेना कि CCl4 आपका कलरलेस पॉइजनस लिक्विड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल होता है लेकिन पॉइजनस होता है, पानी में घुलता नहीं है, गुड सॉल्वेंट है ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बेटा ये, ठीक है। तो ये ग्रीस या ऑयल्स के लिए अच्छा सॉल्वेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इंसेक्टिसाइड की तरह भी कई कई जगह यूज होता है। आगे ये कोई भी रिएक्शन आपने नहीं करनी है, ठीक है। विनाइल क्लोराइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं पता होता है, ठीक है जी। अच्छा, और क्या करना है, एलाइल क्लोराइड का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, इनका आपको नोमेनक्लेचर पूछ लिया जाता है, गॉट इट। फिर आपको इसमें भी कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। तो बेंजाइल क्लोराइड का भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फाइन, बेंजाइल क्लोराइड आपको नहीं करना है। रिएक्शंस भी इसकी आपको नहीं करनी, ये बेटा मैं आपको पहले बता रही हूँ, मैंने पीपीटी कंबाइंड बनाई हुई है, ठीक है ना, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये सब रिएक्शंस आपने नहीं करनी है। केमिस्ट्री ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको सिंपली बस ये पता होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड की जब आप रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता है, बनता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज होता है, आपको पता है कितनी जगह, ये फर्दर आगे यूज होता है और कई तरह के कंपाउंड्स बनाने के लिए, राइट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने आप में बहुत अच्छा एक आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये याद रखना बस, ठीक है। ये रिएक्शन इतनी डिटेल में नहीं करनी है, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज बेस रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है ना। कैसे कैसे रिएक्ट करता है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, रिएक्शंस ज्यादा जरूरत नहीं है इनकी, गॉट इट, समझ आ गया। तो ऐसा बहुत कुछ है इसमें, फर्दर रिएक्शंस करते जाओगे तब तो बहुत कुछ है, सारी रिएक्शंस आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ही हैं अगर आप देख सकते हैं तो, ठीक है ना, साइनाइड्स की। तो ये आप देख सकते हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आगे कितनी जगह यूज हो रहा है, देखो ड्राई आइस के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, ये सारी रिएक्शंस बेटा आपके धीरे धीरे करके चैप्टर्स में आती जाएंगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर, यानी कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को मैंने क्विकली आपको रिवाइज करवा दिया, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। जिन बच्चों ने चैप्टर एक बार भी नहीं पढ़ा उनको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या किया है, क्योंकि मैंने जनरलाइज करके पढ़ाया है। क्विक रिवीजन में बेटा जनरलाइज करके ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि आज जब आप जनरल लेते हैं तभी आप सारी रिएक्शंस को कवर अप कर सकते हैं, बाकी आपकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज में हो जाएगी, ठीक है। सो डेली की हमारा टारगेट क्या रहेगा,
मॉर्निंग में हम पढ़ेंगे मतलब चैप्टर के क्विक रिवीजन करेंगे, इवनिंग में आपके एमसीक्यूज आया करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग इस तरह से आपके 5-6 दिन में पूरी केमिस्ट्री इजीली रिवाइज हो जाएगी लास्ट मोमेंट पे, एंड बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी या जो टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे उनमें से ही आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जाम में। तो आपको बहुत कंसंट्रेट करके अच्छे से पढ़ना है। ऑल दी बेस्ट, गुड लक, एंड बस जुट जाओ रिवीजन में, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।